अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका और इसराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर तारीख़ का सबसे भयानक और ख़तरनाक हमला किया और अमेरिका को ये लगने लगा, इसराइल को यकीन हो गया कि अब ईरान कदम पीछे हटा लेगा, ईरान हार मान लेगा, ईरान न्यूक्लियर डील पर अमेरिका की शर्तों के मुताबिक समझौता करेगा। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ईरान ने सिर्फ 12 घंटे का इंतज़ार किया और 12 घंटे के बाद ईरान ने ख़तरनाक जवाब दिया इसराइल को, अमेरिका को। और इसराइल पर ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया था इसराइल ने, जिसके बारे में इसराइल ने सोचा नहीं था। और इसराइल में अब जिस तरह की तबाही हुई है, इसराइल में जिस तरह की बर्बादी हुई है, इसराइल में 100 से ज़्यादा मकानात जिस तरह तबाह हो बर्बाद हो गए हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह लीजिए IDF का हेडक्वार्टर जिस तरह तबाह हो गया है इसराइल में, उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया गया था। मरने वालों की तादाद भी इसराइल में अब ईरान के हमले में बढ़ती जा रही है, ज़ख्मियों की तादाद भी 100 के पार पहुंच गई है। और ईरान ने सब हिम्मत के साथ किया, जुर्रत के साथ किया। ईरान एक तरफ तन्हा है, उसका साथ कोई भी ना तो मुस्लिम देश दे रहा है, ना दुनिया का कोई और देश दे रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के साथ ये जंग अमेरिका मिलकर लड़ रहा है। इराक इसराइल के साथ खड़ा है, लबनान इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, जॉर्डन की सरकार इसराइल के साथ खड़ी है, पूरी मुस्लिम दुनिया और पूरा वर्ल्ड इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसके बावजूद ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया है, ईरान ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, वो नाकाबिले यकीन है। 13 जून की रात में ईरान ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया और एक साथ इसराइल ने 200 जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। उसके अलावा मोसाद ने पहले से ईरान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बना रखा था, वहाँ अपना पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल मोसाद ने बना रखा था और इन सब का इस्तेमाल करके टारगेट किलिंग की गई। ईरान की आर्मी में जो अहम तरीन रहनुमा है, जो कमांडर है, जो चीफ ऑफ स्टाफ है, जो पासदारान इनकलाब के हेड है, उन सब को इसराइल ने हमला करके शहीद कर दिया। अब तक 78 लोगों की शहादत ईरान में हो चुकी है, जिनमें 20 के करीब आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं या पासदारान इनकलाब से उनका ताल्लुक़ है, या फिर न्यूक्लियर जो वहाँ का प्रोग्राम ईरान का था उसके साइंटिस्ट हैं। इन सब की शहादत हुई है। ऐसे 20 अफराद, बकिया आम शहरी है, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी है। और ये सब होने के बाद इसराइल ने दावा किया कि उसने ईरान को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने शुरू में ये कहा था कि उनका इस हमले से कुछ ताल्लुक़ नहीं है, वो तो टॉक के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं, लेकिन जब खबर आई कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इतने सारे कमांडर की शहादत हो गई है, तो फ़ौरन अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अब ईरान को बाज आ जाना चाहिए। ईरान के साथ हमने 7 दिनों तक बातचीत की और 61वें दिन में मोहलत देने का ईरान को कोई मतलब नहीं था। इसराइल के हमले में अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका ने हर तरह से सपोर्ट किया है। और अगर अब भी ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, ईरान अगर न्यूक्लियर पावर को हासिल करने से पीछे नहीं हटता है, तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हमले का ईरान को सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का जो सबसे ख़तरनाक हथियार है वो इसराइल के पास मौजूद है। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान सामने आता है, लेकिन ईरान ने थोड़ा सा इंतज़ार किया। ईरान के जिन कमांडरों की शहादत हो जाती है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहले उनकी जगह आर्जी तौर पर, अबूरी तौर पर नया कमांडर मुकर्रर किया, उनका जानशीन मुंतखब किया। और फिर 14 जून की रात जैसे शुरू होती है, बल्कि 13 जून की रात में ही ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल पर हमला किया। और इस हमले में इसराइल का जो IDF का हेडक्वार्टर है, जो इसराइल की मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, वो पूरा तबाह हो जाता है। और इस खबर को इसराइल ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन फोकस न्यूज़ ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। उसके अलावा भी दूसरे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है, जिसको किरिया हाउस भी कहा जाता है, या कह लीजिए किरिया कंपाउंड कहा जाता है। और जिस तरह अमेरिका में पेंटागन है, जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है पूरी दुनिया में, कहाँ जंग होगी, किस पर हमला करना है, कहाँ हमला रोकना है, किन मुल्कों के साथ लड़ाई हो रही है, पेंटागन का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। और इसको भी, यानी कैरियाना कंपाउंड को भी इसराइल का पेंटागन कहा जाता था, तो उसको तबाह कर दिया। उसके अलावा इसराइल में 7-8 ठिकानों को निशाना बनाया। उसके अलावा इसराइल के तिल अबीब में, शागोन में, जैतून में और जो दूसरे इलाके, वहाँ ज़बरदस्त तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, मकानात लगातार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर कन्फर्म हो चुकी है। उसके अलावा 100 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं।
इधर 100 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और 10 ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े टावर थे और उनमें ज़्यादातर में इजरायली हुकूमत का दफ्तर था या उनकी ऑफिस थी, वो सब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। और लगातार इजराइल की जो हुकूमत है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, मलबा उठाने में मसरूफ़ है, क्योंकि इन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान का जो जवाबी हमला होगा इतना ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उसके अलावा रात भर इजराइल के अवाम बुंकरों में छुप कर रही, पनाहगाहों में छुप कर रही, और जो बड़े बड़े रहनुमा हैं इजराइल के, उन सब को भी बुंकरों में छुप कर रहना पड़ा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से हमला होने के बाद अपनी हंगामी मीटिंग भी ज़ेरे ज़मीन बुंकर में ही तलब की। अमेरिका के जो सफ़ीर है इजराइल में, उनका एक बयान सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो रात गुजरी है इजराइल के लिए वो क़यामत वाली रात थी, बहुत ही ख़तरनाक और अंधेरी रात थी, और मुझे भी 5 मरतबा बुंकर में जाकर छुपना पड़ा, अपनी जान बचाने की कोशिश करनी पड़ी। और तकरीबन यही हाल वहाँ तमाम एम्बेसडर्स का था, वहाँ के तमाम मिनिस्टर का था, तमाम लोगों का था। वो चीख और पुकार थे। पूरी रात इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती रही। अब आप एक सवाल आपके जहन में ज़रूर होगा कि इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 200 से ज़्यादा फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, मिज़ाइल का इस्तेमाल किया, और ईरान का जो मिज़ाइल का कारखाना है उसको टारगेट किया। उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल की जो फैक्ट्री है उसको इजराइल ने ईरान में टारगेट किया। उसके अलावा जो एटमी पावर प्लांट है उसको टारगेट किया इजराइल ने ईरान में, ख़ासतौर पर नत्ज़ में और अस्फ़हान के इलाका में, तबरेज़ के इलाका में, और 10 जगह को निशाना बनाया। 100 से ज़्यादा हमला किया इजराइल ने ईरान में, और दूसरे दिन भी इजराइल के हमला जारी रहा। इतने लोगों की शहादत हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, तो ईरान ने फाइटर प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मिसाइल का इस्तेमाल किया। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जब ईरान का हमला इजराइल पर होता है तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो ईरान के हमलों को रोक देता है। बहुत कम मिसाइल जाकर टारगेट पर लगते हैं, पहुँच पाते हैं, उससे इतनी बड़ी तबाही हुई है। अगर तमाम मिसाइल जाकर के इजराइल में गिरे तो पूरा इजराइल मिट जाएगा। लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं था, काम नहीं कर रहा था। तो आखिर ये माजरा क्या है, सच्चाई क्या है? तो आइए इस पूरे मामले को भी इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल इजराइल और ईरान के दरमियान का जो फासला है वो 1700 से 1800 किलोमीटर का है, और इतना लंबा फासला तय करके किसी भी फाइटर प्लेन का जाना, वहां हमला करके वापस आना इजी नहीं है, मुमकिन नहीं है, बल्कि बीच में कहीं ना कहीं उसको रिफ्यूलिंग करनी होगी, उसमें तेल भरना होगा, वरना वो जहाज़ तेल के बगैर ही क्रैश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 1700-1800 किलोमीटर का फासला है इजराइल और ईरान के दरमियान में। इसलिए बात यकीनी है कि अगर इजराइल से कोई जहाज उड़ान भरता है, फाइटर प्लेन ईरान जाता है और वहां हमला करता है, तो वो सही सालिम वापस ईरान नहीं पहुंच सकता जब तक बीच में इराक या उर्दून से उसको मदद ना मिले, वहां की सरजमीन पर उतरकर वो जहाज अपने यहाँ तेल को ना भरे। और कहीं ना कहीं मदद मिली है, और मदद कहाँ से मिली उसको भी समझ लीजिए। दरअसल इराक में बाज़ाब्ता अमेरिका का मिलिट्री बेस है, तो इराक में अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है उसका इजराइल ने भरपूर इस्तेमाल किया। इजराइल के तमाम जंगी तैयारों ने वहीं से उड़ान भरने का काम किया और जाकर के ईरान पर हमला किया। ईरान की राजधानी तेहरान से आगे 500 किलोमीटर दूर जाकर नत्ज़ पर हमला किया इजराइल के फाइटर प्लेन ने, जंगी तैयारों ने, और फिर ये सब वापस आ जाते हैं। तो इराक में मिलिट्री बेस की वजह से सब ऐसा हो सका, वरना यह पॉसिबल नहीं था। उधर उर्दून की हुकूमत ने भी इजराइल के जंगी तैयारों को जाने दिया, लेकिन अगर कोई इजराइल की तरफ आने वाला ईरान का ड्रोन होता है या मिसाइल होता है तो उसको उर्दून की हुकूमत मार गिराती है, यानी उर्दून की हुकूमत भी इजराइल का साथ देती है। इराक की जो हुकूमत है वो इजराइल के साथ खड़ी रही, ये लोग ईरान के साथ नहीं खड़े रहे। तो फाइटर प्लेन से हमला करने के लिए ज़रूरी है करीब लोकेशन का होना। तो इजराइल की आर्मी को, वहाँ के जंगी तैयारों को इराक में अमेरिका का मिलिट्री बेस मिल गया, जिसका फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने
फाइटर प्लेन से ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान अगर फाइटर प्लेन से इजराइल पर हमला करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजराइल के आसपास के जो ममालिक हैं जहां से ईरान को मदद मिलनी चाहिए उनमें से एक जॉर्डन है, उर्दन, और उर्दन की जो सरकार है वो हमेशा इजराइल के साथ होती है, अमेरिका के साथ होती है, और वो कभी भी ईरान का सपोर्ट नहीं करती है। उसके बाद सीरिया की सरहद है, सीरिया के भी इन दिनों अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है और सीरिया भी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, लेबनान भी नहीं करने दे रहा है। अमेरिका में खुद इराक़ में खुद अमेरिका की आर्मी मौजूद है और इराक़ का कंट्रोल भी एक तरह से अमेरिका के ही हाथों में है। इसलिए पॉसिबल नहीं है ईरान के लिए कि किसी नज़दीकी मुल्क का इस्तेमाल करे, वहाँ तेल भरे और फिर वो इजराइल पर हमला कर सके। इसलिए ईरान के पास इजराइल पर हमला करने का एक ही ऑप्शन बचता है और वो मिज़ाइल हमला है या ड्रोन हमला है। और जब मिज़ाइल से हमला किया जाता है, यानी ईरान से किसी भी मिज़ाइल को जब लॉन्च किया जाता है इजराइल की तरफ, तो कई जगह से उन हमलों को रोका जाता है, उसको नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। पहले नंबर पर जैसे ही मिसाइल लॉन्च होता है ईरान से, तो मुत्तहिदा अरब इमारात में जो फ्रांस का डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात और इजराइल के अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, अगर वहाँ से कामयाबी नहीं मिल पाती है उसके बाद इराक़ में जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वहाँ से उस मिसाइल को रोकने की कोशिश की जाती है। उसके बाद फिर उर्दन में रोकने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब इजराइल की सरहद नज़दीक आ जाती है तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है 3 लेयर में मौजूद है। तो जो पहले दूर वाला एयर उसका लेयर है वो रोकने की कोशिश करता है, फिर बीच वाला, फिर लास्ट वाला रोकने की कोशिश करता है। उसके अलावा समंदर में अमेरिका का बहरी बेड़ा मौजूद है, अमेरिकी जहाज़ मौजूद है और वहाँ से भी इसको नाकाम बनाने की कोशिश की जाती है। तो यही वजह है कि 1700-1800 किलोमीटर का फासला होता है और जब ईरान कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो कई जगह उसको रोकने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। इन सब के बावजूद अगर कोई बच जाता है वो एयर डिफेंस सिस्टम के जद में नहीं आ पाता है तो फिर वो टारगेट पर जाकर के गिरता है, इमारतों को नुकसान पहुंचाता है, उसमें हलाकत होती है। तो ईरान के पास सिर्फ मिसाइल से हमला करने का ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ कल जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर सका, उसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर जंगी जहाज़ फाइटर प्लेन F-35 इजराइल को दे रखा है। अमेरिका जहाज़ किसी को नहीं देता, वो सिर्फ इजराइल को उसने दे रखा है और इजराइल ने इस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। 200 से ज़्यादा फाइटर प्लेन का उसने इस्तेमाल किया और इस फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल और अमेरिका की आर्मी ने ईरान के तमाम रडार सिस्टम को एक तरह से मुंजमद कर दिया, उसको इनएक्टिव कर दिया, वो काम नहीं कर रहे थे। ईरान को पता ही नहीं चला कि उसके रडार सिस्टम में कोई जंगी जहाज़ आ गया है, कहीं से उस पर हमला होने वाला है। और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा करके तमाम अड्डों पर जाकर इजराइल ने हमला कर दिया और ईरान को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा जो टारगेट किलिंग हुई, पसदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत हो जाती है, वहाँ के आर्मी के सरबराह की शहादत हो जाती है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत हो जाती है। तो मोसाद का भी इसमें बड़ा किरदार था कि मोसाद ने जगह जगह अपने एजेंट बना रखे थे। तो गद्दारी भी बड़े पैमाने पर हुई, ईरान के अंदर से उधर इराक़ की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ और इस तरह इजराइल ने फ़ायदा उठाकर इतना बड़ा ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया वो और ज़्यादा अहम रहा। अब तस्वीरें आ रही है इजराइल से जहां महिलाएं रो रही है और कह रही है कि उनका घर तबाह बर्बाद हो गया, कोई कह रहा है कि उसका पूरा ख़ानदान मिट गया, कोई कह रहा है उसकी पूरी जो फैमिली है वो ज़ख्मी हो गई है, उसका इलाज जारी है। तो ईरान ने ख़तरनाक पलटवार किया और इस पलटवार की तवक्को नहीं थी और जैसे ईरान का इतना ख़तरनाक हमला होता है फ़ौरन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सीज़ फायर होनी चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए, टेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए। वह कतर के अमीर से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी कहते हैं कि वो सालसी का फरीज़ा निभाएं कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन ना हो, कोई तनाज़ो ना हो। उधर अगले दिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाता है। अगले दिन इजराइल के तमाम हमलों को रोका जाता है, नाकाम बनाया जाता है। एक ख़बर यह भी है कि ईरान ने इजराइल के 2 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और एक खातून पायलट को ईरान ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
حالانکہ اسرائیل نے اس خبر کی تردید کی ہے، لیکن زیادہ تر میڈیا ہاؤسز اس خبر کو سچ بتا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے ہاں سینسرشپ لگا رکھی ہے، جن جگہوں پر ایران کا حملہ ہوا وہاں کسی کو پہنچنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ تو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اسرائیل یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جورڈن ہے، عراق ہے، سیریا ہے، لبنان کو بھی ایک طرح سے اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، حزب اللہ کی طاقت کو اس نے ختم کر دیا ہے اور امریکہ پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے، ہر طرح کا ہتھیار دے رہا ہے، تو وہ دوسرے پر جب چاہے گا حملہ کرے گا اور اس پر کوئی آ کر کے حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایران نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا اور ایران نے اس مرتبہ زبردست اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل اس حملے کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ادھر ایران کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں ایران نے کہا کہ مزید 2000 میزائل سے حملہ اسرائیل پر کیا جائے گا، اور یہ جو 2000 میزائلوں کا حملہ اسرائیل پر ہوگا اس کی جو رینج ہے، اس کی جو طاقت ہے، پچھلے حملے کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہوگی۔ ایران کے پاس 5 لاکھ سے زیادہ بیلسٹک میزائل ہے، ہائپرسونک میزائل ہے، جس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اور کل کے حملے میں ایران نے تو ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کو سبق سکھانے کی طاقت ہے، اور اگر تھوڑی سی غیرت جاگ جائے ہمارے مسلم دیشوں کا، عراق کا، اردن کا، تو پھر اسرائیل کو اور اچھی طرح سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی جو سرحد ہے وہ پوری کی پوری ایک طرح سے عراق سے ملتی ہے، تھوڑا سا اس کے بعد جو پرشین گلف ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے بعد سعودی عرب کی سرحد ہے۔ تو ایران کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے عراق کے ایئر اسپیس کو بھی استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بعد سیریا کے یا جورڈن کے یا لبنان کے ایئر اسپیس کو استعمال کرنا پڑے گا، سعودی عرب کا ایئر اسپیس بھی استعمال ہو سکتا ہے، پھر جورڈن آ جائے گا۔ تو ان ملکوں کے ایئر اسپیس کو استعمال کے بغیر ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا، اور ان ملکوں نے اپنا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی ایران کو اجازت نہیں دے رکھی ہے، اس لیے میزائل اٹیک ہی ایک آپشن بچ پاتا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اسرائیل امریکہ کے سہارے، جورڈن کے سہارے فائٹر پلین سے حملہ کر رہا ہے۔ فائٹر پلین سے جو حملہ ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، سیدھے ٹارگٹ پر جا کر کے بم گرا جاتا ہے، میزائل گرا جاتا ہے، اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں میزائل سے جو حملہ ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ایران نے میزائل حملے سے وہ کر دکھایا جس کی توقع نہیں تھی۔ ایران کے پاس کچھ ایسے بھی میزائل ہیں جس کی جو رینج ہے 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 2500 کلومیٹر سے زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ ایران نے جو میزائل اٹیک کیا تھا اسرائیل پر، تو اس نے اسرائیل کے تقریباً تمام علاقوں کو نشانہ بنایا، اور وہ تمام علاقے اس حملے کی زد میں آئے گئے جس کی توقع نہیں تھی۔ خاص طور پر ریشیلیون زون کا جو ایریا ہے، یا تل ابیب کا، یروشلم کا، گوشدان کا، اس طرح کے جو علاقے، یہاں پر بہت بڑی اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے ایران کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، لیکن ایران نے بار بار یہی دہرایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اسرائیل آئے، حملہ کرے اور وہ بھاگ جائے، بلکہ ایران اب گھر میں گھس کر اسرائیل کو مارے گا، اور اسرائیل میں ڈر اور خوف کا جو ماحول ہے وہ سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس پورے معاملے پر ہماری اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔